मेरा क्या कसूर एपिसोड 73। 2 महीने बाद मुंबई, जहां हर रोज कई नए चेहरे इस उम्मीद से आते हैं वो भी एक दिन बड़े सितारे बनेंगे। तो डी लिस्ट सेलिब्रिटी इस उम्मीद में होते हैं उन्हें भी कोई बड़ा रोल मिले जिससे वो भी पॉपुलर हो सके और उन्हें भी सारी दुनिया जाने। रातों रात कोई यहाँ जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। उद्धरण चिन्ह। तो रातों रात ही कुछ बड़े सेलिब्रिटी रातों रात जमीन पर आ गिरते हैं और वापस से अपनी उसी पोजीशन हासिल करने के लिए ना जाने कितने ही बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के साथ इंटीमेट तक हो जाते हैं। पर इतना सब करने के बाद भी क्या जरूरी है उन्हें वापस से वही कामयाबी मिले? तो इसका जवाब आप सब खुद ही खोजे। उद्धरण चिन्ह। मुंबई के एक बड़े से 5 स्टार होटल के एक बड़े से प्राइवेट रूम में कुछ लड़कियां बहुत ही छोटे कपड़े पहने वहीं पर बैठे अधेड़ उम्र के कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तो कुछ बड़े और बूढ़े बिजनेसमैन उस रूम में लगे बड़े से काउच पर बैठे शराब की ग्लास को अपने हाथों में लिए उससे वाइन के कुछ घुट पीते हुए अपने सामने नाच रही लड़कियों के बदन को घूरे जा रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। और अपनी लालच भरी नजरों से उन्हें देखे जा रहे होते हैं। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम था मोनिका, जो कुछ समय पहले तक एक बड़ी और अ ग्रेट मॉडल और एक्ट्रेस में से एक थी। उद्धरण चिन्ह। मगर अपने बुरे बर्ताव और घमंडी नेचर के कारण ही उसने अपने बहुत से दुश्मन भी बना रखे थे। साथ ही उसे इतना ज्यादा घमंड था खुद की खूबसूरती पर और खुद की पोजीशन पर, जिस कारण वो कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उद्धरण चिन्ह। न ही अपने सामने अपने से छोटे सेलिब्रिटी को कुछ समझती थी और इसी कारण उसने अपने ना जाने कितने ही दुश्मन बना रखे थे। भले ही उसने अपनी इस कामयाबी को अपने पल पे नहीं बल्कि बड़े बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी एक्टर का बैट गर्म कर हासिल की हो, पर फिर भी उसे काफी ज्यादा घमंड था और आज जो उसकी हालत थी वो सब भी बस उसी का नतीजा था, जिसके लिए उसके पास आज के समय में बड़ा तो क्या एक छोटे रोल को पाने के लिए आज उसे वो सारे कामों को करना पड़ रहा था जिसके लिए उसने उन्हीं लोगों को मना किया था। उद्धरण चिन्ह। जिनके बैट गर्म कर वो आज ऊंची पोजीशन में थी और आज ऐसा समय भी उसके सामने आ गया जिन्हें उन्हें कभी मना की थी और आज उन्हीं के सामने एक छोटे से रोल के लिए भी उसे इन सब के बीच आकर इनमें शामिल होना पड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। मोनिका छोटे कपड़े पहने नाच ही रही होती हैं, तभी एक बूढ़ा बिजनेसमैन उसे इशारे से अपने पास बुलाता है, जिसे देख मोनिका बड़े ही स्टाइल से मुस्कुराते हुए उसके पास जाती हैं और जाकर सीधे उसके थाई पर बैठ जाती है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देख वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी वाइन का ग्लास उसके होठों पर लगा देता है, जिसे देख मोनिका भी मुस्कुरा कर उसे पी लेती हैं। तभी वो आदमी मोनिका के ब्रास्ट को अपने हाथों से मसलते हुए बोला, तो मिस मोनिका तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा, जिसे सुन पहले तो मोनिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर कुछ ही देर में वो वापस से मुस्कुराकर बोली, अब आप सब ने मुझे किसी लायक छोड़ा ही कहा है, तो मुझे तो वापस आना ही था ना तुम सबके पास। बोलते हुए वो अपने हाथों की उंगलियां उसके सीने पर चलाने लगती हैं और धीरे से उसकी शर्ट की बटनों को खोलने लगती है। उद्धरण चिन्ह। ये देख वो आदमी मुस्कुराया और अपने साथ आए और दो उसी के उम्र के आदमियों को देख बोला, मोनिका इन दोनों से मिलो, ये दोनों मेरे बिजनेस पार्टनर है और हम सभी अपनी कंपनी के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर की तलाश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। और अगर तुम आज रात हम सबका अच्छे से ध्यान रखती हो तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हम खुश होकर तुम्हें दे। जिसे सुन मोनिका मुस्कुराई और बोली, तो चलो फिर रूम में टाइम क्यों वेस्ट करना, इतना बोल वो सभी आदमियों के साथ वहीं पर बने एक रूम में चले जाते हैं और कुछ ही देरी में मोनिका उन 3 आदमियों के साथ उस रूम में उन्हें खुश करते हुए नजर आ रही होती हैं। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने उसकी मैनेजर होती हैं, जो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती हैं। जब मोनिका उसे ऐसे परेशान देखती हैं, तो वो बोली, क्या हुआ नाज, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मोनिका की आवाज सुन नाज उसके तरफ देखते हुए बोली, मोनिका सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। बोलते हुए वो अपना मोबाइल निकाल कर उसे दिखाते हुए बोली, जिस बिजनेसमैन के साथ तुमने कल रात बिताई उसने तुम्हें धोखा दिया।
उसने तुम्हारी जगह किसी और ही लड़की को अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो उसे उस न्यूज को दिखाने लगती है जो सुबह ही पब्लिक हुई थी, और आगे बोली, साथ ही तुम्हें इंटरटेनमेंट कंपनी से बाहर कर दिया गया है। उस न्यूज को देख मोनिका उस मोबाइल को गुस्से में ही फेंक बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिए। मुझे ब्लैक लिस्ट कैसे कर सकते हैं? इतना बोलते हुए ही वो वहां पर रखा सारा सामान फेंकने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर नाज सही समय पर अपना मोबाइल कैच नहीं पकड़ती तो उसका मोबाइल दीवार पर लगने से पूरी तरह खराब हो जाता। वो मोनिका को देखकर बोली, मोनिका, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की मगर कभी भी तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब तुम्हारा मॉडलिंग और एक्टिंग करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साथ ही मुझे कंपनी ने एक नई एक्ट्रेस की मैनेजर बनाई है और मुझे उसे आज से ही ज्वाइन करना होगा। मैं तुम्हें बस यही बताने यहाँ पर आई थी। साथ ही अब मैं तुम्हारी किसी भी तरफ से कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी और पर ध्यान देना होगा। और वैसे भी तुमने कभी मेरी बात मानी है? फेमस होने का गुरूर तुम्हें कुछ इस कदर छाया हुआ था, जिसके सामने तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। ना अब मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, ना ही तुम्हारी कोई दोस्त, क्योंकि मैं अब और तुम्हारे साथ जुड़ी रही तो मेरा भी करियर खराब होने की कगार पर आ जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ। इतना बोल वो अपना बैग उठा वहां से जाने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। और उसे ऐसे जाते देख मोनिका गुस्से से चिल्लाकर बोली, जाओ जाओ, चली जाओ। मुझे तुम्हारी जैसी मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैं खुद ही अपने लिए कुछ कर लूंगी। मुझे किसी के भी कोई सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो गुस्से में ही सारे सामानों को इधर से उधर फेंक रही थी, जिसकी बात सुनकर नाज अपनी जगह पर ही रुक जाती हैं। और वो कुछ सोचकर बोली, मोनिका, एक लास्ट बार मेरी एक बात मान लो। और वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अब रहने के लिए छत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तुम्हें जो अपार्टमेंट दिया था उन्होंने उसे वापस भी ले लिया है। इतना बोल नाज शांत हो जाती हैं। तो वही मोनिका उसे हैरानी से देखने लगती हैं, और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है ये सब उसके साथ क्या हो गया और कैसे हो गया। मोनिका के चेहरे के भाव देख नाज बोली, मोनिका, मेरी एक लास्ट बात मानो और वापस से अपने एक्स हस्बैंड के पास लौट जाओ, या किसी अमीर इंसान को देखकर उससे शादी कर अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। और वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे तो बचे नहीं हैं जिससे तुम कुछ साल भी अच्छे से गुजार सको। साथ ही अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो या तुम अपने एक्स पति और बच्चों के पास जाकर वहां चैन से अपनी जिंदगी गुजारो, या फिर तुम किसी और अमीर इंसान से शादी कर लो। पर मुझे नहीं लगता किसी अच्छे इंसान को तुम में इंटरेस्ट होगा। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुम्हारी बढ़ती उम्र तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई देने लगी है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए तुम्हारे लिए पास बस एक ही ऑप्शन है, अपने उस पति के पास जाने का। इतना बोल वो बिना मोनिका की बात सुने बाहर से निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह। वही नाज की बातों को सुन मोनिका सोच में पड़ जाती हैं, और थोड़ी देर कुछ सोचकर खुद से बोली, नाज बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाना चाहिए। और वैसे भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ बूंद आंसू की बहा भी देती हूँ तो तुम मुझे पल भर में ही माफ कर दोगे। और वैसे भी तुम तो कितने बड़े बेवकूफ हो, मेरे कुछ आंसू देख तुम मुझे अपना लोगे। साथ ही तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सेट है, ना ही मुझे कोई पैसों की प्रॉब्लम होगी और ना ही किसी चीज की। इतना सोच वो मुस्कुराए और खुद से ही बोली, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे और अपने बच्चों के पास। इतना बोल वो भी वहां से निकल जाती है। एपिसोड 74। सुबह का समय। नियति रोज की ही तरफ सुबह के 5:30 बजे नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले बेड पर सो रहे अपने दोनों प्यारे और क्यूट से मासूम बच्चों को देखती है, जो उसकी दुनिया होने के साथ साथ ही उसके जिन्हें की वजह हैं।
और जिन्हें देखकर ही उसकी सुबह होती है, और जिन्हें देखकर ही उसकी रात होती है। और उन दोनों बच्चों के बिना जीने के बारे में तो वो कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। उन्हें देखते ही नियति के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और वो उन दोनों के पास जाकर दोनों के माथे पर किस कर लेती हैं, और प्यार से उन्हें देखकर अपने मन में बोली, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे और क्यूट से प्यारे बच्चों। बोलते हुए वो दोनों के सर सहलाने लगती हैं, और उन्हें प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आप दोनों को पता भी है आपकी मम्मा आप दोनों से कितना प्यार करती हैं। बोलते हुए वो रुक जाती हैं, और थोड़ी देर दोनों को देखकर आगे बोली, आप दोनों कब हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी बन गए पता ही नहीं चला। आप दोनों ना सिर्फ हमारे जीने की वजह हैं, बल्कि आप दोनों को देखकर ही तो हमारी सांसें चलती हैं। आप दोनों ना सिर्फ इस घर की बल्कि हमारी भी जिंदगी है, और जिनके बिना जीना तो दूर, आप दोनों के बिना हमारी सांसें भी चलना बंद हो जाएगी। आप दोनों ही अपनी अपनी मम्मा को कितने अच्छे से समझते हो, और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हो। साथ ही वो पीहू को देख बोली, जरूर हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, जो पीहू जैसी इतनी प्यारी और समझदार बेटी को भगवान जी ने हमारी जैसी अभागन लड़की की झोली में डाल दिया। बोलते हुए उसकी आंखें कुछ नम सी हो जाती हैं, जिन्हें वो जल्दी से साफ कर दोनों बच्चों को देख मुस्कुरा देती हैं। उद्धरण चिन्ह। और आगे बोली, आपकी मम्मा आप दोनों से बेहद प्यार करती हैं मेरे बच्चों। बोलकर वो दोबारा से दोनों के माथे को चूम लेती हैं, जिसके एहसास से दोनों बच्चों के चेहरों पर भी एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है, जिन्हें ऐसे देख नियति मुस्कुराई। फिर वो ध्यान से दोनों बच्चों के बीच पिलो लगा देती हैं, जिससे नींद में ही पीहू के हाथ पैर अंश के ऊपर ना आ जाए और उसे चोट ना लगे। साथ ही वो अंश के दूसरे साइड भी पिलो को लगाकर उसे अच्छे से कवर कर देती हैं। साथ ही दोनों बच्चों को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वो सोफे पर सो रहे आदर्श को देखती हैं, जिसकी शकल सोते हुए किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह ही दिख रही होती हैं, जिसे देख नियति खुद से बोली, सोते समय आप कितने प्यारे और मासूम लगते हो आदर्श जी, आपको ऐसे देखकर मन तो करता है। उद्धरण चिन्ह। बस बिना पल के झपकाए हम आपको ही देखते रहे, पर हमें डर भी लगता है आपके ज्यादा करीब जाने से, और एक यही डर है जो हमें आपके करीब नहीं जाने देता है। हमारा बेटा भी अब 6 महीने का होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। और हमारी शादी को भी अब 4 महीने होने वाले हैं, और इन 4 महीनों में हमने आपको इतनी अच्छी से जान और समझ लिया है, जितना शायद ही कोई और कभी आपको समझ पाया हो। बोलते हुए ही वो बेहद प्यार भरी नजरों से आदर्श को देखने लगती हैं, और उसे देखते हुए ही वो आगे बोली, आदर्श जी हमें पता है आप भी हमारे ही तरह अपने अंदर दर्द को लिए बैठे हैं, पर फिर भी आप हमेशा हमारी सारी बचकानी बातों को सुनकर भी हमें कभी कुछ नहीं बोलते, और हमेशा बस हंसते और मुस्कुराते ही रहते हो। बोलते हुए ही वो कब आदर्श के पास जाकर ही सोफे पर बैठ जाती है, उसे खुद ही इस बात का पता नहीं चलता है, और वो आदर्श को देखकर ही बोली, देखना आदर्श जी, एक दिन आपकी ये नियति आपके अंदर से आपके सारे पुराने जख्मों को निकाल उसमें फिर से प्यार को भर देगी। बोलते हुए उसके हाथ आदर्श के बालों पर चले जाते हैं, और वो उसे प्यार भरी नजरों से देखकर बोली, आप इतने अच्छे क्यों हो आदर्श जी, हमें हर पल आपसे प्यार हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। हमारा कभी मन ही नहीं करता आपसे दूर जाने का, पर हम भी क्या करें, हम ना ही आपके करीब आ पाते हैं, ना ही आपसे दूर जा सकते हैं। बोलते हुए ही वो झुककर आदर्श के माथे को चूम लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, हमने हमेशा खोया ही है, पहले अपनी इज्जत और फिर अपना घर और उसके बाद अपनी बेटी। बोलते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदे आंसू की गिर जाती हैं, और वो आदर्श को देखकर बोली, आदर्श जी, पर जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो तब से हमने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि हमने सब कुछ पाया ही है। उद्धरण चिन्ह। एक माँ जो सास होने के बाद भी हमें अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हैं, और मिताली को याद कर उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। फिर वो आगे बोली, आदर्श जी, आपने हमें तो दुनिया की सारी खुशियाँ बिना बोले ही दे दी, इतने प्यारे और मासूम बच्चों की माँ बनाकर, साथ ही हमारे जैसी लड़की से शादी करके। बोलते हुए वो थोड़ी देर रुक जाती हैं,
और अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर बोली, हमने सच में आदर्श जी पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य काम किए होंगे, जो इतना प्यार करने वाला परिवार हमें मिला है। और साथ ही आपके जैसा इतना अच्छा और सच्चा साथी मिला। बोलते हुए वो मुस्कुराए और बोली, जो बिना कुछ बोले ही हमें इतनी अच्छी तरह से समझ लेते, जितनी अच्छी तरह तो हमें जन्म देने वाली माँ ने भी कभी नहीं समझा होगा। बोलते हुए ही उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है, मगर आदर्श को देखते ही वो कड़वाहट भी गायब होकर प्यार में बदल जाती हैं। और वो आदर्श के बालों को सहलाते हुए ही बोली, हमने हमेशा खोया ही है आदर्श जी, पर अब और नहीं, अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे, न ही हम कुछ भी खो सकते हैं। हम अपने बच्चों से और आपसे, इस घर से, इस परिवार से बेहद प्यार करते हैं। आप सभी तो हमारी जीने की वजह हैं। आप सब हमारी जिंदगी, हमारी सांसें और हमारी धड़कनें सब कुछ है। और आप सब के बिना जीना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बोलते हुए वो आदर्श को देख मुस्कुराई। दूसरी तरफ मोनिका अपना सारा सामान पैक कर उसे देखते हुए बोली, मैं वापस आ रही हूँ, तुम्हारे और अपने उन बच्चों के पास जिन्हें मैं जानती तक नहीं वो दिखते कैसे हैं, यहाँ तक कि वो कितने बड़े हो गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर फिर भी मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में, और इस बार मैं लौट कर जाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे साथ ना ही सिर्फ मेरी लाइफ सेट है, बल्कि तुम पागलों की तरह मेरे दीवाने और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, जिसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं लाए होंगे। पर फिर भी अगर कोई गलती से आ भी गई हो तो मैं उसे हमारे रास्ते से ही हटा दूंगी, क्योंकि तुम्हारी सारी दौलत पर बस मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। इतना बोल वो मुस्कुराई और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। नियति आदर्श को प्यार भरी नजरों से देखकर बोली, हम आपसे बेहद प्यार करने लगे हैं आदर्श जी, और हम आपको और अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते हैं। इतना बोल वो आदर्श के सोते हुए प्यारे और मासूम से चेहरे को देखती हैं और उसे देख वो मुस्कुरा कर वहां से उठ जाती हैं और ड्रेसिंग के सामने जा हमेशा की तरह ही अपनी मांग में सिंदूर लगा अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं, क्योंकि अंश को नियति के बालों के साथ खेलना पसंद था और नियति अपने बेटे की पसंद को इग्नोर करे ये तो हो ही नहीं सकता ना। फिर वो अपनी होठों पर बस हल्की सी बेबी लिप बाम और फेस में बस पाउडर लगा खुद को आईने में देखती हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर खुद से बोली, नियति बिंदी तो रह ही गई है। बोलते हुए वो एक रेड बिंदी लगा घड़ी में समय देखते हुए ही जल्दी से बाहर से निकल जाती है और उसके जाने के बाद आदर्श अपनी आंखें खोलता है, जो ना जाने कब से ही अपनी आंखों को ना चाहते हुए ही बंद कर रखा था। वो नियति को याद कर मुस्कुराया और खुद से ही बोला, तुम्हारी ही तरह तुम्हारा ये आदर्श जी भी तुमसे बेहद प्यार करता है। नियति बोलते हुए वो मुस्कुराया और आगे बोला, और मैं भी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, न ही मैं तुम्हारी आंखों में कभी कोई आंसू आने दूंगा और कभी किसी को हम दोनों के बीच आने दूंगा। इतना बोल वो भी उठकर बाथरूम में चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। नीचे नियति रोज की ही तरह सबसे पहले मंदिर में जा पूजा अर्चना करती हैं और नियति की आवाज सुन सारे लोग जाग जाते हैं। फिर वो सभी को आरती देने के बाद किचन में चली जाती हैं। इधर आदर्श घर में ही बने जिम में वर्कआउट कर रहा था और हमारी नन्ही शैतान से आप सब अंश को बीच में मत ला लेना। पीहू अपने डेड के जूतों को लिए लिविंग एरिया में बाहर दरवाजे से लेकर ऊपर कमरों तक निशान बना देती हैं और उसे ऐसा करते देख सारे लोग बस अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देख रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि मिताली भी खुद उसे देखकर कंफ्यूज थी, जिन्हें देख पीहू किचन की तरफ देख धीरे से बोली, दादी आपको पता है कल डेव ने मेरे साथ क्या किया? बोलते हुए वो अपना फेस किसी गुब्बारे की तरफ फुला लेती हैं और बोली, डेव ने कल मुझे फ्लैशबैक रात में आदर्श और पीहू दोनों में ही शर्त लगी थी। पीहू का कहना था नियति उससे ज्यादा प्यार करती हैं और आदर्श का कहना था नियति उससे ज्यादा प्यार करती हैं और इसी बात को लेकर दोनों ही आपस में उलझ पड़े और दोनों ही पिलो को लेकर लड़ाई करने लगते हैं।
जिस कारण सारे कमरे में रुई फैल जाती है। और जब नियति आकर रूम का बेसा हाल देखती हैं, तो वो पीहू को कुछ भी नहीं बोलती बल्कि वो आदर्श को ही डांट लगा देती हैं। जिस कारण आदर्श का मुंह बन जाता है और अपने डेड को अपनी मोम से डांट खाते देख पीहू को बहुत हंसी आ रही होती है। जिसे देख आदर्श उसे घूर कर देखता है और रात में नियति के सो जाने के बाद वो पीहू को उठाकर मिताली के रूम में छोड़ आता है। पर पीहू को भी पता चल चुका था, वो जिसके साथ सोई है वो उसकी मोम नहीं दादी है और वो वापस से अपनी मोम के पास ही आ जाती हैं। पर उसने सोच रखा था वो सुबह अपने डेड की अच्छे से क्लास लगाएगी, इसीलिए उसने ये सब किया फ्लेस बेकोवा। सारी बात सुनने के बाद मिताली अपने सर पर हाथ रख बोली, इन दोनों बाप बेटी का कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना बोल वो अब आगे होने वाले शो को याद कर मुस्कुराने लगती हैं।